वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने कल्पल होमिसाइड को कवर किया था। नंबर ऑफ केस लॉस उसमें डिस्कस किए हैं। आज हम लोग बात करें सेक्शन 300 की। दैट इज सेक्शन 300 विच डील्स विद द मर्डर। मैंने आपको पहले भी 299 सेक्शन में आपको बताया था कि जो कल्पल होमिसाइड था उसी में से मर्डर को निकाला गया है। इसीलिए वहां पर 299 की जो फर्स्ट क्लॉज है एंड सेक्शन 300 की फर्स्ट जो सब क्लॉज है वो सेम लैंग्वेज वहां पर रखी गई है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, एंड द सेम लैंग्वेज जो है वो आपको 299 की फर्स्ट क्लॉज में मिलेगी विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर कोई भी पर्सन अगर एक्ट कर रहा है जिससे आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि आपने डेथ करनी है, तो लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दोनों लैंग्वेज सेम है, 299 भी और 300 की फर्स्ट क्लॉज भी है, तो हम लोग पनिशमेंट मर्डर की देंगे, ना कि कल्पल होमिसाइड की। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर 300 की 5 एक्सेप्शन में से अगर किसी एक एक्सेप्शन को भी प्रूव किया जाता है अक्यूज द्वारा, तो उसका बेनिफिट जो है वो उसको मिलेगा और उसकी जो पनिशमेंट होगी 299 की फर्स्ट क्लॉज में होगी, ना कि 300 की फर्स्ट क्लॉज में। तो एक एक्सेप्शन ही एक ऐसी क्लॉज है जो 299 को जो है वो वापस उसकी लाइफ जो है वो दे रही है। अदरवाइज जस्ट उसकी लैंग्वेज सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी 299 जो प्रैक्टिकली हम बात करें तो वो उसमें हम लोग सजा देते ही नहीं है। जब 299 में सजा नहीं दे सकते तो डेफिनेटली कब देंगे, जब 300 की कोई एक्सेप्शन जो है वो आउट ऑफ दैट 5 एक्सेप्शन अगर एक भी अगर प्रूफ किया है तो वो हम लोग वापस 299 में वापस चले जाते हैं। तो ये 300 की लैंग्वेज क्या है? 300 सेक्शन जो है उसकी फर्स्ट लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन वहां पे बोल लिखा एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। यहां पर ये जो वर्ड्स है ये डील कर रहे हैं 5 एक्सेप्शन में से। वो कह रहे हैं कि ये जो हम लोग नीचे जो 5 एक्सेप्शन दे रहे हैं इनको छोड़कर कल्पल होमिसाइड जो है वो मर्डर माना जाएगा। लॉ कहता है क्योंकि हमने कल्पल होमिसाइड से ही मर्डर को निकाला है, तो डेफिनेटली उसकी जो डेफिनेशन वो कहीं ना कहीं ऐसे दी गई है कि एक्सेप्ट इन केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड। जहां पर हमने 5 एक्सेप्शन को छोड़कर अगर किसी का मर्डर होता है तो हम लोग कल्पल होमिसाइड को ही मर्डर जो है डिफाइन कर रहे हैं। वहां पर पहली वर्ड है इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, जिस एक्ट से उस पर्सन की डेथ हुई है वो विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था। आपने वो एक्ट जानबूझकर उसको डेथ करने के लिए किया था, इसलिए आप लायबल हो गए 300 की फर्स्ट क्लॉज में। तो एक सिंपल आपका माइंड होना कि मैंने उसको मारना ही है और आप मार के वापस आ गए, मारकर वापस आए हो कि इन माइंड की मेरा जो इंटेंशन है वो मारने की है, तो मैं मार के वापस आऊंगा। दूसरी क्लॉज में मैंने बॉडली इंजरी दी है, मैंने भी मारा नहीं है, बॉडली इंजरी दी है, अभी वो मरा नहीं है, मैं वापस आ गया, अब उसकी डेथ हो गई। ये फर्क है इसमें। फर्स्ट क्लॉज में मैं डेथ करके वापस आ रहा हूं, मेरी इंटेंशन थी उसको मारने की, मैं मार के आ गया। सेकंड क्लॉज में सिर्फ आपने बॉडली इंजरी दी है और यहां पे बोर्ड लिखा है एंड दिस क्लॉज सेक्शन 300 की जो सेकंड क्लॉज है दिस इज द स्पेशल क्लॉज, क्योंकि ऐसी क्लॉज ना तो सेक्शन 299 में पाई गई है, ठीक है, कहीं भी ऐसी मेंशन नहीं है कि जिसमें नॉलेज और इंटेंशन दोनों साथ साथ है। इसलिए ये जो सेक्शन 300 की जो सेकंड क्लॉज है इट इज वेरी स्पेशल इन नेचर, क्योंकि यहां पर इंटेंशन एंड नॉलेज दोनों को एक साथ एक क्लॉज में रखा गया है। वो डील क्या रही है, जो एक्ट किया है वो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी है। आपका इंटेंशन क्या था, आपने सिर्फ बॉडली इंजरी देनी है, सिर्फ बॉडली इंजरी देनी है। ऑफ द ऑफेंडर नोज, एज द ऑफेंडर नोज, और ऑफेंडर मींस एज एन अक्यूज, उसको नॉलेज है टू बी लाइकली टू कॉज दैट कि उस इंजरी से इजीली वो पर्सन की डेथ भी हो जाएगी। आपको पता है यहां पर नॉलेज है कौन सी, नॉलेज है उसके बॉडली, जो उसके बॉडी के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं इन पर्सन की। अगर उसकी फिजिकली अगर कोई पर्सन जो है जो मर रहा है जिसकी डेथ हुई है, अगर अक्यूज को पता है कि उसके यहां पर जो है वो प्रॉब्लम्स है, अगर मैं यहां पर अटैक करूंगा, एक ब्लो भी दूंगा, एक फिस्ट से ब्लो भी दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि यहां पर इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने कहा कि यहां पर बिल्कुल हिट मत करना और थोड़ी सी अगर चोट लगी तो आपकी डेथ हो जाएगी। नॉलेज अबाउट व्हाट, नॉलेज अबाउट द डिसीज, आपकी बीमारी की नॉलेज है और आपको पता है कि उस बीमारी पे उस जगह पर अगर मैं अटैक करूंगा तो डेफिनेटली इसकी डेथ हो जाएगी। और अगर वो सेम फोर्स में एक नॉर्मल पर्सन पर यूज करता हूं उसको कुछ भी नहीं होगा, मे बी हो सकता है उसको सिंपल हर्ट हो, ग्रीवस बड़े हर्ट भी ना हो। अगर मेरा लीवर कमजोर है, अगर किसी का लीवर कमजोर है, डॉक्टर ने कहा कि यहां पर लीवर पे अटैक मत करना,
लेकिन अगर आपको पता है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसको उसके मतलब लीवर में प्रॉब्लम है, तो मैं मेरी इंटेंशन है कि कहीं ना कहीं उसको बॉडली इंजरी दे दूं उस जगह पर, मुझे पता है कि उसकी डेथ हो जाएगी, तो मैं बॉडली इंजरी दे रहा हूं विद दैट नॉलेज कि मैं उसी पार्ट पे ही इंजरी दूंगा जहां पर उसके पार्ट में प्रॉब्लम्स है और जहां पे इजीली उसकी डेथ हो सकती है। यहां पर तो आप डेथ करके आ रहे हो, लेकिन यहां पर सिर्फ आपने बॉडली इंजरी की है विद दैट नॉलेज कि मैं सिर्फ उसी पार्ट पे अटैक करूंगा जहां पर उसकी इजी डेथ हो जाए। लॉ कहता है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, अगर एक कॉमन मैन को आप वो सेम फोर्स यूज करते हो तो हो सकता है उसकी डेथ ना हो, बट क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है, डिसीज में पहले ही प्रॉब्लम थी, उसको पहले डिसीज थी, आपने उसका फायदा उठाया, तो इंटेंशन विद दैट नॉलेज मीन कि आप पे बीमारी है और उस पार्ट में अगर आप अटैक करोगे तो इजीली आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये स्पेशल क्लॉज है, इसको प्लीज आप ध्यान रखना। इसके लिए फर्दर यहां पर लिखा हुआ है, बी इलस्ट्रेशन में कवर किया गया है, ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच अ डिसीज दैट अ ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ। ए को पता है कि जेड जो है वह कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है, बीमारी है, अगर मैं वहां पर उस जगह पर अटैक करूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, एंड स्ट्राइक हिम विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी। और आपकी इंटेंशन में क्या, आपको सिर्फ बॉडली इंजरी करनी है उस जगह पे, डेथ तो वैसी हो जाएगी उसकी। जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट ब्लो, उसके ब्लो से उसकी डेथ भी होती है। तो ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑल्दो द ब्लो माइट नॉट हैव सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हैविंग अ वेल फिजिक बॉडी। एक तंदुरुस्त इंसान को अगर वो सेम अटैक आप करो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी डेथ हुई है क्योंकि आपको नॉलेज थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव थर्ड क्लॉज में मेंशन है इंटेंशन टू कॉज इंजरी। यहां पर भी आप इंजरी कर रहे हो, लेकिन जो इंजरी कर रहे हो वो अपने आप में इतनी सफिशिएंट है कि 100% उसकी डेथ 100% होगी। तो यहां पर वर्ड लिखा है विद सफिशिएंट विच इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। अगर आपने किसी को नाइफ से अटैक किया और उसके हर्ट पे जो है वो नाइफ दे मारा, अंदर तक पेनिट्रेट कर दिया, व्हाट अबाउट द रिजल्ट, उसकी डेथ होगी, 100% होगी। अगर आपने उसके सर पर इतनी जोर से अटैक किया तो उसकी स्कल जो था वो फ्रैक्चर हो गया, उसका ब्रेन था वो बाहर आ गया, 100% उसकी डेथ होगी। डेथ क्यों हो रही है उसकी, क्योंकि वो जो आपने इंजरी दी है that is sufficient in the ordinary course of nature to cause the death. And this line, the sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of the person, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये MLR में सॉरी PMR में दी होती है। PMR है क्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मेंशन कर देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं कि ये जो इंजरी थी ये अपने आप में सफिशिएंट थी कि उसकी 100% डेथ होने ही वाली है और हो गई, इसलिए वो सेक्शन 300 की थर्ड क्लॉज को अट्रैक्ट करते हैं। ये अपने आप में वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये वर्ड लिखे होते हैं, और इन केस अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर जानबूझकर कहीं बायस्ड हो जाए, वो वर्ड्स ना लिखे, तो दैट डजंट मीन कि सेक्शन 300 की थर्ड क्लॉज जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगी। अगर ये प्रूव कर दे प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको चीफ में उसको बुलाया जाए, डॉक्टर को, उससे पूछा जाए कि आप बता दो कि ये जो इंजरी थी क्या अपने आप में सफिशिएंट थी कि उसकी डेथ हो जाए। अगर चीफ में वो वर्डिंग बोल रहा है कि यस इट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन, तो भाई अपने आप सेक्शन 300 की थर्ड क्लॉज है वो अप्लाई है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो भाई डॉक्टर जो है उसका एक ओपिनियन बहुत ही रेलेवेंट माना जाता है, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डेथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पर नॉर्मल्स हैं कई जो सेक्शंस वो ट्रैक होते हैं, जब हम लोग 306 सेक्शन करेंगे तब हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। कई कहते हैं यहाँ भी उसने पॉइजन पी लिया है ना, क्योंकि वो उसके जो रिलेटिव्स थे इंड्यूस कर रहे थे उसको, और उसकी वजह से उसने सुसाइड कमिट कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन द विसरा मीन द बॉडी पार्ट ऑफ दैट डिसीज्ड is sent to the forensic science laboratory, और forensic science laboratory ने अगर रिपोर्ट दे दी कि भाई इसमें पॉइजन पाया नहीं गया, then what about? तो वो सारी कंप्लेंट जो है वो कहीं ना कहीं शक के आधारे में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पॉइजन वो उसने कहा कि पॉइजन पिया है और पॉइजन तो उसमें आया नहीं है,
तो कहीं ना कहीं वो कंप्लेनेंट जो है उसके जो वर्डिंग्स है, स्टेटमेंट है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकती है. दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ फोर्थ क्लॉज इज फर्दर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सेक्शन 299 की थर्ड क्लॉज में नॉलेज को डिफाइन किया गया था. नॉलेज मींस एक्ट विद अ नॉलेज व्हिच इज लाइकली टू कॉज द डेथ. वहां पर लाइकली वर्ड दिया था, यहां में इमिनेटली डेंजर वर्ड यूज किया गया है. आपको नॉलेज है कि आप जो एक्ट कर रहे हो वो अपने आप में इतना इमिनेटली डेंजर है कि हर हालात में, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, इन एवरी सिचुएशन उसकी डेथ 100% होगी. इन ऑल प्रोबेबिलिटीज वर्ड यूज किया गया है. कॉज डेथ और सच बॉडली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ. वहां पर अगर आपने इंजरी दी है विद दैट नॉलेज, आपको नॉलेज है और आपका एक्ट इतना डेंजर है, इतना इमिडिएटली डेंजरस है कि हर हालात में, हर सिचुएशन में उसकी डेथ 100% होगी. एंड एक्ट, वो जो आपने एक्ट किया है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है कहीं ना कहीं, विदाउट एन एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ. तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको डिफेंस ना देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई पर्सन जो है कहीं पे लाइक सपोज ए पे अटैक कर रहा है बी, तो ए जो ए ने अगर बी पे अटैक किया तो बी के पास सेल्फ डिफेंस का राइट है. अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस में राइट यूज करके ए को डेथ कर रहा है तो वो तो कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेबल है. तो यहाँ पे वर्ड लिखा है एंड कमिट सच एक्ट. अगर यहाँ पे बी एक्ट कर रहा है विद एक्सक्यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कमिट सच एक्ट विदाउट एन एक्सक्यूज. आपके पास कोई एक्सक्यूज भी ना था उसको मारने का, लेकिन फिर भी आपने उसको मार डाला. आपने वो एक्ट किया विद दैट नॉलेज. आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था उसके पर अटैक करने का, लेकिन यू डिड. उसकी डेथ हो गई. योर एक्ट वाज सो इमिडिएटली डेंजरस कि उसकी डेथ होनी ही थी और हो गई. तो यहां पर नॉलेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंटेंशन जो है कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्लॉज में नहीं पाई गई. और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मैंने जब आईपीसी शुरू की थी मैंने मैनेजियम में आपको डिफाइन किया था कि यहां पर नॉलेज है, राइट. इंटेंशन कैसे पता लगेगा हमें? इंटेंशन कैसे पता लगेगा? लाइक मेरे माइंड में क्या चल रहा है आपको किसी को नहीं पता. मेरे माइंड में क्या है, नोबडी नोज. लॉ कहता है कि जब वो एक्ट करेगा पर्सन, उसके एक्ट से ही हमें पता लगेगा उसकी नॉलेज थी या इंटेंशन थी. उसकी एक्ट से ही हमें पता लगेगा कि उसके एक्ट में क्या वो इंटेंशन थी या नॉलेज थी, ये हमें पता लग जाएगा. तो जब तक मैं एक्ट नहीं करता, नोबडी नोज अबाउट मी कि मेरे माइंड में ये चल रहा है, मेरे माइंड में क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, मेरे माइंड में क्या प्रीमेडिटेशंस किसी के साथ अगर चल रही है तो क्या चल रही है, किसी को भी नहीं पता. लेकिन द मोमेंट आई डिड सम एक्ट, तो उस एक्ट से ही पता लग जाएगा भाई आप यहां पर आपकी इंटेंशन थी या आपको नॉलेज थी. तो इसीलिए यहां पर जो फोर्थ क्लॉज के रिगार्डिंग यहां पर फोर्थ अगर बात कर रहा हूं, फोर्थ इलस्ट्रेशन कवर की गई है, वहां पर लिखा है कि ए विदाउट एन एक्सक्यूज, अगर वो फायर कर रहा है लोडेड कैनन इनटू अ क्राउडेड पर्संस और जिससे एक पर्सन की डेथ होती है, लॉ कहता है यहां पर भाई अगर आपके सामने क्राउड है, आप वहां पर फायर कर रहे हो, नो ऑल्दो कि आपकी इंटेंशन है किसी को मारने की पर्टिकुलर पर्सन की, लेकिन भाई आपको नॉलेज तो है कि आपका एक्ट इतना डेंजरस है कि सामने वाले की डेथ हो सकती है, बट स्टिल यू डिड दैट एक्ट एंड ड्यू टू विच अगर किसी डेथ होगी तो आप फोर्थ क्लॉज में जो है वो फॉलो करोगे. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. यहां पर वर्ड जो है बेसिकली वो एक्ट जो है वो नॉलेज विद सो इमिडिएटली डेंजरस एक्ट है, वो इंपॉर्टेंट है. अब बात कर रहा हूं मैं 299 में वर्ड लाइकली यूज किया है, 300 में कहीं ना कहीं इमिडिएटली डेंजरस वर्ड यूज किया है, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर यूज किया है, राइट. लॉ कहता है कि ये जो क्लॉजेस हैं, क्योंकि पर्सन की तो डेथ हो गई, अब वो क्लॉजेस 299 ट्रैक्ट होगी या 300 सेक्शन की क्लॉजेस ट्रैक्ट होगी, वो हमें कैसे पता लग सकता है? तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोबेबिलिटी है वो लाइकली प्रोबेबिलिटी या हाई प्रोबेबिलिटी थी उसकी डेथ के रिगार्डिंग. तो कहीं ना कहीं हमें ये जो प्रोबेबिलिटी है वो पता लगता है हमारे डॉक्टर से, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, उससे हमें पता लगेगा उसके नेचर ऑफ वेपन कौन सा यूज किया है, नेचर ऑफ इंजरीज कौन सी है, पार्ट ऑफ बॉडी कौन सा है, वाइटल और नॉन वाइटल. उन तीनों को ध्यान में रख के एक जो डॉक्टर है वो ओपिनियन देता है कि क्या वो जो एक्ट था वो अपने आप में सफिशिएंट था उसकी इंजरी की उसकी डेथ होनी है. तो कहीं ना कहीं इन सिचुएशन से या सर्कमस्टांसेस से हमें पता लगता है कि भाई वो कौन सा सेक्शन ट्रैक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेक्शन जो है वो पर्टिकुलर जो है वो लगाते हैं. अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस की जो हम लोग डिस्कस करेंगे. वी हैव अ 3 केस लॉ. इंदर सिंह बग्गा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, कपूर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू,
विसरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दीज 3 केस लॉज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज। कहीं ना कहीं आपको यहां से पता लग जाएगा कि शायद एक आधा कष्ट जो जुडिशरी है उन्होंने कहीं अगर डिसीजन दिया है तो आपको लग रहा होगा कि वो गलत है। सिर्फ उसी को हम लोग से आज डिस्कस करेंगे। और व्हाट हैपेंड इंदर सिंह बग्गा सिंह स्टेट ऑफ पेप्सू के केस में, व्हाट हैपेंड, जो एपिलेंट था जिसने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, उसने 6 ब्लोज ऑफ लाठी के डिसीज के सर पर मारे। व्हाट, ही गेव 6 ब्लोज विद अ लाठी स्टिक ऑन द हेड ऑफ द डिसीज पर्सन जिसकी डेथ हुई है, 6 ब्लोज। लेकिन उन 6 ब्लोज में एक ब्लो इतनी जोर से था कि उसका जो स्कल था वो फ्रैक्चर हो गया। सर जो था उसका स्कल था ये, वो फ्रैक्चर हो गया। एंड व्हाट हैपेंड, डिसीज की डेथ हो गई 3 वीक्स बाद। जब एक्ट हुआ उसके 3 हफ्ते बाद उसकी डेथ हुई है। तो इंजरी जो थी, इंजरी जो विच ब्रोक द स्कल हैड कॉज अ डिप्रेशन, और जो जिस लास्ट जो उसकी लाठी थी जिससे उसका स्कल जो फ्रैक्चर हुआ था उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। एंड डिप्रेशन इन द ब्रेन एंड डेथ वाज ड्यू टू हेमोरेज। हेल्ड क्या गया कि अक्यूज्ड is liable under section 304. He is liable for the culpable homicide. He is not liable under the murder. He is not liable under section 302. अब आप कह रहे होंगे कि सर ये तो वाइटल पार्ट है, और दूसरी बात की जो स्कल था वो फ्रैक्चर हो गया एंड कहीं ना कहीं उसकी जो डेथ थी वो तो होनी थी। लेकिन डॉक्टर की ओपिनियन क्या है कि उसकी जो डेथ हुई वो हेमरेज से हुई है, एंड दैट इंजरी वाज नॉट सफिशिएंट। बट उसकी ओपिनियन थी कि जो स्कल की ब्रोकन की वजह से जो डिसीज था वो ही कॉज डिप्रेशन इन द ब्रेन एंड जिसकी वजह से डेथ वाज ड्यू टू हेमरेज। इट वाज नॉट ड्यू टू द इंजरी व्हिच वाज सफिशिएंट द कॉज ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ, बट इट वाज ड्यू टू द हेमरेज। इसलिए कोर्ट ने कहा कि जो 6 ब्लोज दिए उसने अक्यूज ने उसके सर पर, उनमें से 5 ऐसे जो थे ब्लोज थे जिसकी वजह से उसका स्कल फ्रैक्चर नहीं हुआ। अब एक था, दैट मींस उनसे हमें ये पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की। अब ये तो इंपॉर्टेंट है। लॉ कहता है कि भाई कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन थी मारने की। लॉ कहता है कि यहां पर उसको मर्डर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसने सिर्फ इंजरीज दी हैं which is likely to cause death and that fall under section 299 sub clause 2 and the same is जो है वो liable होगा 304 में। तो यहाँ पर what happened, the court held that even though the blows were inflicted by the appellant on the head of the deceased with force, the lathi not being a iron rod, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो लाठी है वो आयरन रोड नहीं है, और जिस पर्सन की डेथ हुई है वो काफी यंग मैन था, काफी स्ट्रांगली बिल्ट था, जिसकी वजह से जो 5 ब्लोज थे उसको इफेक्ट नहीं किया उसने, सिर्फ एक ब्लो था जिसकी वजह से उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया। द एपिलेंट कुड नॉट अंडर द सर्कमस्टांसेस बी हेल्ड टू हैव बीन एक्चुएटेड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ। तो कोर्ट ने कहा कि इससे हमें पता लगता है कि उसकी इंटेंशन है उसको मारने की, नॉर टू डू वन कुड थिंक डिस्पाइट द मेडिकल एविडेंस, और ना ही मेडिकल एविडेंस था कि जिससे हमें ये पता लगता है कि वो जो इंजरी थी वो अपने आप में सफिशिएंट कॉज थी उसकी डेथ से। तो वो तो सफिशिएंट थी नहीं क्योंकि उसकी डेथ तो वो हेमरेज से हुई है। इसीलिए कोर्ट ने ये जस्टिफाइड किया कि भाई ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद उसकी डेथ हुई है, इसलिए यहां पर 299 की सेकंड क्लॉज जो था इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, उसमें उसको पेनल्टी दी जाएगी एंड 304 में उसको पनिशमेंट देगी है। कोर्ट ने उसको जस्टिफाइड कर दिया। तो कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, बीइंग एज ए जज आपको ध्यान में रखना पड़ता है हर सर्कमस्टांसेस को। लाइक 5 ब्लोज अपने आप में सफिशिएंट नहीं थे। एक ब्लोज जिससे वो उसका स्कल फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से वो 3 हफ्ते बाद 3 वीक्स बाद उसकी डेथ हुई। डॉक्टर की ओपिनियन कि उसकी डेथ हेमरेज से हुई है। तो दीज सर्कमस्टांसेस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिकली उसको लायबल ठहराया 304 में फॉर द कमिटिंग द कल्परल होमिसाइड। ये इसको ध्यान रखना। देन वी हैव कपूर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। दिस इज फर्दर एन इंपॉर्टेंट केस लॉ। यहां पर कपूर सिंह जो था, ही गिव 18 इंजरीज ऑन द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ द डिसीज्ड विद ए गंडासा। गंडासा इज अ शार्प वेपन, और कपूर ने 18 इंजरीज दी उसकी लेग्स पे, उसकी लेग्स और उसकी आर्म्स पर। वाइटल पार्ट तो नहीं है ना, लेग्स जो है वो, आर्म्स जो है वो वाइटल पार्ट में तो आते नहीं है, लेकिन 18 इंजरी देना कहीं ना कहीं बहुत ध्यान में रखने वाली बात भी है। द ऑब्वियस मोटिव वाज, वाइटल जो था, ऑब्वियस मोटिव वाज रिवेंज बिकॉज द डिसीज्ड सन जो था, डिसीज्ड का जो लड़का था जिसको कपूर सिंह ने मारा, उसका लड़का जो बचन सिंह था, उसने
कपूर सिंह जो था उसके सन को जो था वो मारा था उसने, जिसकी वजह से जो डिसीज्ड जो कपूर सिंह था उसने वो रिवेंज लेना चाहा उस पर्सन से। तो ये कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियस मोटिव वाज रिवेंज बिकॉज द डिसीज्ड सन का बेटा था बच्चन सिंह had caused a serious leg injury which resulted in the amputation of the leg of the प्रीतम सिंह, जिसकी वजह से प्रीतम सिंह की जो लेग थी वो अम्प्यूट करनी पड़ी, उसको काटना पड़ा। अब उसका जो कहीं ना हम लोग बात कर रहे हैं उसका गुस्सा था, वो उसने गुस्सा जो अपने कपूर सिंह ने उस पर निकाल दिया डिसीज पर, और 18 इंजरीज वो भी कहां दी, लेग्स और आर्म्स पर। तो यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि दैट वन ऑफ द इंजरीज जो थी इन्फ्लिक्टेड बाय द एपिलेंट वाज ऑन द वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड हुम द एपिलेंट हैड नो इंटेंशन टू किल। कोर्ट ने देखा कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें से 18 इंजरीज की बात की गई है, और 18 इंजरी में सिर्फ एक इंजरी ऐसी जो वाइटल पार्ट पे है, 17 इंजरी जो नॉन वाइटल पार्ट पे है। तो नॉन वाइटल पे पार्ट पे हमें ये तो पता क्लियर होगा कि उसकी इंटेंशन नहीं है उसको मारने की, लेकिन एक इंजरी जो थी वो वाइटल पार्ट पे थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोल प्ले करेगा कि यहाँ पर क्लियर हो गया कि उसकी इंटेंशन तो थी नहीं वहां पर मारने की। एपिलेंट मस्ट हैव नोन, लेकिन उसको नॉलेज तो थी कि भाई जितनी मैं इंजरीज दे रहा हूं उसको, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो एपिलेंट कन्विक्शन जो था द एपिलेंट कन्विक्शन फॉर मर्डर जो था उसको कल्पिट होमिसाइड में कन्वर्ट किया गया 299 की थर्ड क्लॉज में, क्योंकि वहां पर वर्ड लाइकली है विद द नॉलेज, एटलीस्ट उसको नॉलेज थी कि भाई जो मैं इंजरीज दे रहा हूं उसकी वजह से डेथ हो सकती है, और उसकी डेथ हो गई। इतना इमिनेटली डेंजरस भी नहीं था क्योंकि वहां पर सारे जो इंजरीज थी वो नॉन वाइटल पार्ट पे थी। है आपको ध्यान रखना होगा सभी को कि हम लोग कौन से बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं। देन योर लास्ट केस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, क्योंकि मेन में नंबर ऑफ टाइम्स ये इसको डायरेक्टली पूछा गया है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन क्या डिफाइन किए गए उसके। तो विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या था, इंजरी कॉज्ड इन द प्रेजेंट केस वाज द रिजल्ट ऑफ अ ब्लो विद अ नाइफ इन द स्टमक। जो दोषी था, जो अक्यूज था, उसने डिसीज के पेट पर चाकू से वार किया, which was given with such a force, इतना फोर्स यूज किया that a weapon had penetrated the abdomen, वो पूरा उसके अंदर चला गया पेट में, and had injured the bowels, जो उसकी पूरी bowels थी, जिसको हम आंतड़ियां कहते हैं, वो बिल्कुल जो थी उसको काट दिया उसके एक ब्लो ने। एंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जो थी, डॉक्टर की रिपोर्ट ने कहा कि भाई ये जो इंजरीज थी वो अपने आप में सफिशिएंट थी, उसकी डेथ 100% होनी है। तो कहीं ना कहीं ये सेक्शन 300 की थर्ड क्लॉज अट्रैक्ट करती है डॉक्टर की ओपिनियन के अकॉर्डिंग, राइट नाउ। तो इसलिए वजह से उसको जो पेनल्टी किया गया ना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस टू शो दैट द इंजरी वाज कॉज्ड एक्सीडेंटली, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं आया था इस केस में जिससे ये साबित हो सके कि भाई वो एक्सीडेंटली था, उसका एक्ट अनइंटेंशनल था, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की। ऐसा कोई डिसीज्ड की डेथ होने के बाद अक्यूज्ड के डिफेंस में ना ही अक्यूज्ड के काउंसिल ने ऐसा कोई एविडेंस पेश किया जिससे ये पता लग सके, जिससे ये प्रूव किया जा सके कि ये जो एक्ट था अक्यूज्ड का वो अनइंटेंशनल था एंड इट वाज एन एक्सीडेंटल एक्ट। तो ऐसा कोई एग्जांपल नहीं था, ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जिसकी वजह से कोर्ट ने कहा भाई यहाँ पे, इसलिए सेक्शन 300 की जो थर्ड क्लॉज है वो अट्रैक्ट होती है, आईपीसी जो सेटिस्फाइड हो रहे हैं उसके लिए, इसलिए कोर्ट ने 302 में उसको कन्विक्शन कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दी। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग दैट इंजरी वाज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज अ डेथ एंड देयर वाज नो अदर एविडेंस जो एक डिफेंस में आने चाहिए थे कि वो एक्ट जो वो अनइंटेंशनल था या वो एक्सीडेंटल था, वो भी नहीं आया। इससे तो ये प्रूफ होता है कि वो बिल्कुल इंटेंशनल था, और जो डेथ थी वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में थर्ड क्लॉज में फॉल करती है एज पर द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर। तो ये जो सेक्शन थर्ड को वो इसलिए वो कोर्ट ने उसको 302 में उसको अपहेल्ड कर दिया ना। कोर्ट ने फर्दर हेल्ड किया that in order to bring a case under clause 3 of section 300 हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये विरसा सिंह का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स इसलिए रिपीट हुआ है कि क्या प्रिंसिपल्स जो है वो जो क्रिएट किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा that accused inflicted injuries on the body of the deceased, पहली शर्त accused ने ही बॉडी इंजरी दी हो डिसीज को। सेकंड कंडीशन, इंटेंशन अक्यूज की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वो उसने इंजरी कौन सी इंजरी देनी है विच हैज बीन एक्चुअली फाउंड ऑन द पर्सन ऑफ द डिसीज। इंटेंशन, उसने जो इंजरी दी है वो सेम इंजरी उसकी बॉडी पे पाई जानी जरूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस इंजरी का जो है वो हमें पता होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर इस पार्ट में वहां पर इंजरी हुई है, तो वो सेम पार्ट होना चाहिए जहां पर उसने अक्यूज ने इंजरी की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंजरी कहीं और दिखा दे बाद में,
जो एक्यूज ने इंजरी दी है उसकी वजह से वो डेथ ही ना हो, तो वो सेम इंजरी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, दैट द इंजरी वाज ऑफ ए पर्टिकुलर नेचर, वो पर्टिकुलर नेचर की इंजरी होनी चाहिए विद एन इंटेंशन टू स्ट्राइक एट अ वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी। आपने वाइटल पार्ट पे स्ट्राइक किया एंड दैट इट वाज नॉट एन एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल, वो आपका एक्ट अनइंटेंशनल नहीं था, वो आपका एक्ट जो एक्ट है वो एक्सीडेंटल नहीं था, और इसलिए थर्ड कंडीशन जो ये है कि वो एक्ट एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल ना हो। फोर्थ, जो इंजरी है एज पर द डॉक्टर्स रिपोर्ट, एज पर द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर, इट शुड बी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ। तो ये फोर्थ चार कंडीशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की इस केस में, कि अगर आप सेक्शन 300 की थर्ड क्लॉज में किसी केस को फिट करना चाहते हो तो ये 4 कंडीशंस को आप ध्यान में रखो, जिसकी वजह से हम लोग इस केस में जो कोर्ट ने उसको हेल्ड किया कि दैट अक्यूज इज लायबल अंडर सेक्शन 300 की थर्ड क्लॉज में, इसलिए उसकी पनिशमेंट 302 में उसको दी गई। तो ये जो केस लॉज है वो काफी हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर प्री पॉइंट ऑफ व्यू दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी कहा कि एक्सेप्ट हेयरिंग केसेस आफ्टर प्रोवाइडेड जो बेसिकली वो एक्सेप्शन की बात कर रहा है, तो वो 5 एक्सेप्शन है वो भी हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। ये जो पर्टिकुलर्स जो हम लोग ये सेशन है वो सिर्फ हमारा सेशन जो सिर्फ मर्डर के रिगार्डिंग था, पीछे हमने 299 कवर किया। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना कि मेरे इस चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में मैंने सारे सब्जेक्ट्स जो अभी तक मैंने कवर किए हैं वो मेंशन किए हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो पूरी वीडियो देखना चाहते हो वो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आप चेक करके वहां पर वीडियो आप जो है वो देख सकते हो, वो वहां पर आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। In case of any doubt, in case of any problem, please आप डिस्कस करना your problems. Just drop your message in the message box. मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इन केस मुझे लगा कि हाँ आपकी क्वेरी अच्छी है, फिट है, तो मैं आपको 100% उसको रिप्लाई करूंगा। एंड मेक श्योर टू कि आप ये शेयर करते रहो अपने फ्रेंड के साथ। सत श्री अकाल।